नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रेमपाल सिंह। आज हमारा जो लेक्चर है वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। 5 बज चुके हैं, तो आप सभी लोग क्लास के लिए जो है ज्वाइन कर लीजिए और लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया है आपको, तो आप आके लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आज हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करेंगे पीजीटी पर्सपेक्टिव से, और यूजीसी नेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो यूनिट डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में जो पहली यूनिट है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम सारे जो पाश्चात्य विचारक हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लेटो से लेके एरिस्टोटल से लेके और बाकी कार्ल मार्क्स तक पूरे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में तोड़ लेते हैं, वेस्टर्न, पॉलिटिकल और थॉट। ठीक है, तो वेस्टर्न का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध वेस्ट से हो। आप जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो वर्ल्ड के नक्शे पर, विश्व का जो नक्शा है, वर्ल्ड का मैप है, उसमें आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में जितने भी देश आते हैं वहाँ से जो विचारक रहे हैं उन्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो विचारक जन्म लिए हैं उन्हें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं। ठीक है, वो भी हमारी यूनिट है एक अलग से, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वो भी हम स्टडी करेंगे। अभी हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो वेस्टर्न का मतलब यहाँ पे क्या है? इस पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हमने 3 भागों में तोड़ लिया है, और इसमें वेस्टर्न का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि ऐसी कोई चीज़ जिसका संबंध पश्चिम से हो, वेस्ट से हो, पश्चिमी देशों से हो। ठीक है, तो हम जानते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, इनका सबका संबंध ग्रीस देशों से था, तो पश्चिमी देशों से था, इसलिए ये वेस्टर्न थिंकर कहलाए। ठीक है, अब हम पॉलिटिकल की बात समझ लेते हैं। पॉलिटिकल क्या होता है? देखिए, पॉलिटिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडिया, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आइडिया जो स्टेट की गवर्नमेंट को और गवर्नेंस को चलाने में मदद करता है, वही पॉलिटिकल है। समझ रहे हैं? पॉलिटिकल का मतलब तो ये हो गया। अब आपने एक वर्ड सुना है, आप देख पा रहे हैं, पुलिस, POLIS, पुलिस। इस पे सवाल पूछा जाता है, पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी में काफ़ी बार पूछा गया है कि पुलिस जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, और इसका पुलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, मतलब नगर राज्य। तो इसी एक लाइन से पुलिस जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, मतलब नगर राज्य। तो इसी लाइन से 2 तरीके के प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न कि पुलिस जो है कौन सा शब्द है? तो ग्रीक वर्ड है ये, और पुलिस शब्द का मतलब क्या है? सिटी स्टेट होता है, नगर राज्य होता है, ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे सिटी स्टेट हुआ करते थे बहुत पहले एंशिएंट में, प्राचीन काल में। जैसे ये इटली, फ्रांस वगैरह ये सब नहीं होते थे, ये क्या होते थे? छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे, गाँव के बराबर छोटे छोटे। तो यहाँ पे क्या है, कोई नियम कानून तो होता नहीं था, नेचुरली ये लोग रहते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे पर अटैक भी करते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह का जो कल्चर था ना, उसे हम जंगल राज कह सकते हैं। बिल्कुल जंगलों में जैसे जो जानवर रहते हैं ना, वैसे रहते थे ये लोग। ठीक है, तो सिटी स्टेट बहुत छोटे छोटे होते थे। ऐसा नहीं है आज के टाइम पे जो हमारे स्टेट होते हैं वैसे नहीं होते थे। सिटी स्टेट मतलब छोटे छोटे गाँव टाइप के होते थे, जिन्हें हम सिटी स्टेट कहते हैं, और पुलिस शब्द का मतलब वही होता है, सिटी स्टेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम थॉट की बात कर लेते हैं, विचार। तो विचार का मतलब ये होता है कि थिंकिंग ऑफ एन एज और थिंकिंग ऑफ एन स्पेस। मतलब अगर कोई विचार होगा तो उसका संबंध एक निश्चित समय काल से होगा। अगर कोई विचार होगा, कोई थॉट होगा, तो निश्चित ही उसका संबंध किसी समय से होगा और किसी जगह से होगा। तो वही है
थिंकिंग ऑफ एन एज, एज मतलब टाइम समय, और स्पेस मतलब प्लेस मतलब जगह। तो थॉट का मतलब है एक किसी निश्चित समय की और निश्चित जगह की ऐसी थिंकिंग, ऐसा विचार, वही थॉट है। ठीक है, आगे हम समझेंगे इसको डिटेल में। अब देखिए, हमने बात की सिटी स्टेट, तो सिटी बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय। सिटी के बाद फिर बने स्टेट, जैसे कि आज के कंटेस्ट में अगर बात करें तो स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, और फिर सभी स्टेट मिलकर क्या बनाएंगे, नेशन बनाएंगे, और नेशन सभी मिलकर क्या बनाएंगे, सुप्रानेशन। सुप्रानेशन मतलब समझते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ, उसमें आज जानते हैं आप कई देश शामिल हुए हैं, तो कई देशों ने मिलकर यूरोपियन संघ बनाया। तो यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन सुप्रानेशन का उदाहरण है, समझ रहे हैं। तो आज के मॉडर्न टाइम में सुप्रानेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, जहां पर कई देश एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक नया ग्रुप बनाते हैं। बिम्स्टेक क्या है, IMF क्या है, WTO क्या है, समझ रहे हैं। तो ये सुप्रानेशन के उदाहरण है। तो आपने समझा, तीनों का हमने ब्रेकअप करके देखा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। ठीक है, अब हमें समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों में अंतर क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत, और पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब राजनीतिक दर्शन। तो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है साइंटिफिकली प्रूफ्ड होती है, मतलब सिस्टमेटिकली इसमें सिस्टमेटिकली सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अगर ये काम करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक तरह से साइंटिफिक जो थ्योरी है उस पर विश्वास करती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पेरिकल या साइंटिफिक, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। और हम जानते हैं विज्ञान किसी के कहे पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रूफ हो चुकी है चीज़ उसी पर विश्वास करता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी है साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरी में फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं, जैसे कि हम उसे टच कर सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, समझ रहे हैं। अरे कुकर है, प्रेशर कुकर है, गैस सिलेंडर है, ये साइंटिफिकली डिज़ाइन किए हुए हैं, इन्हें हम छू सकते हैं, छू सकते हैं ना। तो बस, और जो फिजिकल कंपोनेंट हैं जैसे कि कार हो गई, हमारा घर हो गया, हमारा शरीर हो गया, पैसा हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल कंपोनेंट हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड होती है। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी ऐसे नहीं होती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक कहावत आपने सुनी होगी, जहाँ पर फिजिक्स एंड होती है ना, जहाँ पर फिजिक्स का समापन होता है, वहाँ से फिलॉसफी स्टार्ट होती है, समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब है बियॉन्ड एम्पिरिकल, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी तो एम्पिरिकल चीज़ों पर आधारित थी, साइंटिफिक चीज़ों पर, लेकिन ये फिलॉसफी जो है एम्पिरिकल से भी आगे जाके है, बिल्कुल परे जाके। और इसमें स्पिरिचुअल कंपोनेंट होते हैं, ये जो धर्म से रिलेटेड और वेदों से रिलेटेड, भगवान से संबंधित, आइडिया से संबंधित, ये स्पिरिचुअल कंपोनेंट होते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, ना हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी 3 प्रकार से होंगे, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मतलब प्राचीन राजनीतिक विचारक और आपके मध्यकालीन राजनीतिक विचार और आधुनिक राजनीतिक विचार। तो आपको याद रखना है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट को ही ग्रीक पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट को ही ग्रीक पॉलिटिकल थॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ग्रीस जो देश था, ग्रीस जो जगह थी, वहाँ पे ही पहली बार थॉट पर चर्चा शुरू हुई थी, विचार पर चर्चा शुरू हुई थी कि
स्टेट क्या होगा, गवर्नमेंट कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, प्रशासन कैसे चलना चाहिए, ये सारे विचार सबसे पहले पूरे विश्व में ग्रीस में ही आए थे, ग्रीस देश में आए थे। तो ग्रीस देश से ये निकला हुआ है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, इसलिए इसे ग्रीक पॉलिटिकल थॉट भी कह देते हैं और एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट भी कह देते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को समझना है अच्छे से कि ग्रीस में कैसे थॉट पनपे, कैसे थॉट्स का जन्म हुआ, तो हमें सबसे पहले वहाँ की सोसाइटी को समझना पड़ेगा, वहाँ के समाज को समझना पड़ेगा कि वहाँ उस समय वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, किस तरह के नियम कानून वहाँ चलते थे। तब हम सोसाइटी को अच्छे से समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि ग्रीक पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। जब हम वहाँ की सोसाइटी को समझेंगे, जिसमें वहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसी थी और वो सोचने पर मजबूर कैसे हो गए, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो ये हमने देखा। और अब ये प्रश्न दो बनते हैं, मैंने लिखा हुआ है प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, राजनीतिक दर्शन का पितामह कहते हैं। प्लेटो को प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और एरिस्टोटल, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी, जो प्राचीन काल की ग्रीस का जो समाज था, वो सोसाइटी कैसी थी भैया? डिसेंट्रलाइज सोसाइटी थी, मतलब एकदम बिखरी हुई पड़ी थी। सिटी स्टेट थे, आप जानते हैं, एक सिटी स्टेट यहाँ, एक सिटी स्टेट वहाँ, एक सिटी स्टेट वहाँ, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, अपने आप में ही काम करना है, बस जितनी ज़रूरत है उतना जो है अनाज उगाना है, वही खाना है, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। सोसाइटी डिसेंट्रलाइज्ड थी, बिखरी हुई पड़ी थी सोसाइटी, वहाँ का समाज एकजुट नहीं था। ठीक है, और तब देश नहीं हुआ करते थे, जैसे आज के कंटेस्ट में मॉडर्न टाइम में देश होते हैं, नेशन होते हैं। उस समय नेशन नहीं हुआ करते थे, तो क्या हुआ करता था? सिटी स्टेट हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे। हमने बात की छोटे छोटे सिटी स्टेट जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जंगल राज चलता था, जंगल राज। ठीक है, और उस समाज के लोग, एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी के लोग एथनोसेंट्रिक होते थे। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है रेशियल सुपीरियर, मतलब रंग भेदभाव। हम गोरे हैं तो हम उच्च श्रेणी में आएंगे, आप काले हो तो आप निम्न श्रेणी में आओगे। अमेरिका में चलता है ना, विवाद सुना होगा आपने, रेशियल सुपीरियरिटी। एथनोसेंट्रिक थे। और देखिए वहाँ पे जो गुलाम, जो दास प्रथा थी ना, दास रखने की जो प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम, वो नेचुरल था, शुरुआत से ही चला आ रहा था, वो उसका कोई विरोध नहीं करता था। ठीक है, और अगली जो विशेषता थी, विशेषता कहें या प्रॉपर्टी थी एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी की, वो थी वहाँ जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वो मतलब आदमियों की चलती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्ता वाला, समझ रहे हैं? आदमियों की ज़्यादा चलती थी, औरतों की नहीं चलती थी। और हाई इनइक्वालिटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा असमानता थी। अमीर तो बहुत अमीर था और गरीब बहुत अमीर था। अब भैया अगर ज़्यादा असमानता होगी ना, तो गरीब आदमी मजबूर हो जाएगा क्रांति करने को। तो ध्यान रखिए, हाई इनइक्वालिटी सीधा लीड करती है, सीधा मतलब रिवॉल्यूशन करवा देती है, क्रांति करवा देती है एकदम। कह रहे गरीब बेचारा मरा जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो गरीब बेचारे क्या करेंगे? क्रांति लाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो ध्यान रखिए, हाई इनइक्वालिटी ज़्यादा थी वहाँ, इनइक्वालिटी असमानता बहुत थी, अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत ज़्यादा था। तो हाई इनइक्वालिटी की वजह से रिवॉल्यूशन हो जाता था। सोसाइटी गेटिंग डिग्रेडेड, और सोसाइटी बर्बाद होती जा रही थी इन सभी कारणों की वजह से। भाई इतनी सारी अच्छी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, इतनी सारी चीज़ प्रॉब्लम होने के बाद भी सोसाइटी तो डिग्रेड होगी, समझ रहे हैं? देखिए ये पिक्चर दी हुई है एंशिएंट ग्रीस की, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की, बाजार ये देख पा रहे हैं आप, है ना? तो ये थी एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी। अब भैया प्लेटो आ जाते हैं। हालांकि प्लेटो के गुरु कौन थे? सोक्रेटिस, सुकरात। सबसे पहले सुकरात, क्योंकि सुकरात को ऑटोमेटिकली पढ़ना ही पड़ता है। अगर प्लेटो को आप पढ़ोगे तो प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य था,
और सुकरात की मोस्टली चीज़ें उसने मानी हैं। तो सुकरात को तो हमें पढ़ना ही है, सिलेबस में देते नहीं है ये लोग, क्योंकि जानते हैं प्लेटो पढ़ेंगे तो सुकरात के बारे में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, प्लेटो से शुरू करेंगे। प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और प्लेटो किसके गुरु थे फिर? प्लेटो थे अरस्तु के गुरु। तो ध्यान रखिएगा, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ये तीनों चेले थे, मतलब दोनों चेले थे, एक दूसरे का गुरु था। प्लेटो के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं। प्लेटो को हमने डिस्कस कर चुके हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, राजनीतिक दर्शन का फादर कहते हैं, पितामह कहते हैं। ठीक है, अब प्लेटो का जन्म जो है 427 से 428 से 427 और किसी किसी जगह 424 से 348 इस तरह से बीसी में दिया हुआ है। प्लेटो जो है एथेनियन फिलोसोफर थे। एथेनियन मतलब यहाँ पे दो देशों के नाम उस समय देश कहते थे, लेकिन आज के कंपैरिजन में देश नहीं थे, वो सिटी स्टेट हुआ करते थे। तो उस समय जो है एथेंस, ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना आप लोग। अब जो मैं समझाऊं, जो स्लाइड में नहीं दिया गया है, वो आगे रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो कुछ चीज़ें आप नोट कर लिया करो बुक उसमें रजिस्टर में। ठीक है, तो देखिए प्लेटो के समय पे ग्रीस में दो मजबूत राज्य थे उस समय, एथेंस नाम का एक राज्य और दूसरा स्पार्टा नाम का राज्य। एथेंस और स्पार्टा। तो एथेंस बड़ा शक्तिशाली था, एथेंस जो है बहुत बड़ा था, मतलब बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में, और स्पार्टा जो है छोटा राज्य था। लेकिन स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। एक युद्ध हुआ जिसे पीपी वार कहते हैं, पीपी वार पे एक मूवी भी बनी है। तो पीपी वार, पेलिपोनेशियन वार, तो पीपी युद्ध जो हुआ एथेंस और स्पार्टा के बीच में, तो स्पार्टा राज्य छोटा होते हुए भी स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया, और एथेंस का रहने वाला था प्लेटो। प्लेटो को बात चुभ गई है कि इतना बड़ा राज्य मेरा एथेंस, और एथेंस के लोग हार गए, तो क्यों हार गए इसका पता लगाने के लिए भैया निकल पड़े कि मैं पता लगा के ही रहूँगा कि एथेंस में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि एथेंस के लोग जो है स्पार्टा के लोगों से हार गए। और जो ये एथेंस की जो हार हुई है, एथेंस ने जो अपना सम्मान खोया है, मेरी मातृभूमि ने जो ये अपना सम्मान खोया है हार कर, इसको मैं दोबारा से वापस ला के रहूँगा, एथेंस की ग्लोरी को वापस ला के रहूँगा मैं। ये ऐसा ठान लिया इन्होंने और निकल पड़े ये। ठीक है, तो प्लेटो आपको याद रखना है एथेंस के रहने वाले थे, एथेनियन फिलोसोफर थे, क्लासिकल पीरियड इन एंशिएंट ग्रीस में। और इनका एक स्कूल चलता था, प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, और ये इन्होंने एक यूनिवर्सिटी या विद्यालय कह सकते हैं, अकेडमी की स्थापना की, जिसका नाम अकेडमी था। और अकेडमी एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो वर्थ हमने डिस्कस किया 428 से 427 बीसी में हुआ। इनका जो काम था, इनकी जो रचनाएं थी, इन पे प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इनकी 3 बहुत फेमस किताबें हैं, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज। इन्होंने अकेडमी की स्थापना की, अकेडमी नाम का संस्थान खोला इन्होंने। ये जिस तरीके का इस्तेमाल करते थे अपना काम को अंजाम देने के लिए, उसे हम डायलैक्टिक्स कहते हैं, डायलॉग की फॉर्म में। इनकी जो द रिपब्लिक बुक है ना, वो डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है, मतलब प्रश्न पूछो फिर जवाब आया, फिर प्रश्न पूछो फिर जवाब आया, इस तरीके से। ठीक है, और ये एथेंस से बिलोंग करते थे, जहाँ पर स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी उस समय जब एथेंस हार गया था स्पार्टा से। तो इसने ठान लिया था कि मुझे एथेंस की और अपनी जो मातृभूमि है मेरी एथेंस, उसकी ग्लोरी को वापस लाना है। ठीक है, प्लेटो ने कहा कि जो एथेंस है उसमें कोई एक सिटी नहीं है, उसमें 2 सिटी रहती हैं। एक सिटी है अमीर लोगों की, एक सिटी है गरीब लोगों की। ठीक है, इन वेस्टर्न फिलोसफी देयर आर 2 प्रोमिनेंट स्कूल। उस समय 2 टाइप के स्कूल चलते थे, स्कूल ऑफ थॉट, एक मटेरियलिज्म और दूसरा आइडियलिज्म। मटेरियलिज्म मतलब इस स्कूल से संबंधित रखने वाले जो विचारक थे वो भौतिक सुखों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, मतलब कार, एप्पल का फ़ोन, लैपटॉप, आईफोन, स्मार्टफोन, है ना, बंगला, गाड़ी, ये सब भौतिक सुख। लेकिन जो
आइडियलिज्म स्कूल के थे वो आइडिया पर विश्वास करते थे कि आइडिया जितना अच्छा होगा काम भी उतना ही अच्छा होगा आगे। तो आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद। तो दो तरह के स्कूल चलते थे उस समय, याद रखना है आपको, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म, भौतिक सुखवाद वाला और आदर्शवाद वाला। प्लेटो इसमें से कौन से स्कूल से बिलोंग करता है? वो करता है आइडियलिज्म स्कूल से, आदर्शवाद से। अब बात करते हैं प्लेटो किससे प्रभावित था। भाई प्लेटो के ऊपर प्रभाव तो पड़ा होगा ना किसी का। तो प्लेटो का देखिए, सबसे पहले तो वो अपने गुरु से प्रभावित था, जिसके गुरु थे सोक्रेटिस, सुकरात का एक सिद्धांत था, ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो सुकरात ने थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी, उसमें उन्होंने, सुकरात ने बताया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य होता है हैप्पीनेस, खुशी लेना, और हैप्पीनेस हमेशा नॉलेज से आती है। और नॉलेज दो प्रकार की होती है, एक नॉलेज होती है रियल नॉलेज, आप नोट करते रहिए, एक नॉलेज होती है रियल नॉलेज जो कि परमानेंट होती है, स्ट्रांग होती है, और दूसरी नॉलेज होती है इल्यूजन, फेक नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, जो कि टेम्परेरी होती है और जो बदलती रहती है समय के हिसाब से। रियल नॉलेज और फेक नॉलेज। तो जो आइडिया है, सुकरात ने कहा जो आइडिया है वो रियल नॉलेज है, और ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कार, गाड़ी, बंगला, ये फेक नॉलेज हैं, इनके पीछे मत भागो। भागना है तो आइडिया के पीछे भागो, आइडिया रियल नॉलेज है। भाई आइसक्रीम, हम अपने फ्रिज में आइसक्रीम जमाते हैं, रात को रखते हैं आइसक्रीम जमाने के लिए, तो आइसक्रीम जमाने का जो सांचा होता है वो आइडिया है, वो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर जमी हुई जो आइसक्रीम है वो तो खत्म हो जाएगी ना, वो परमानेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने कहा आइडिया परमानेंट होता है और आइडिया ही रियल नॉलेज है, इसलिए आइडिया के पीछे भागो। फेक नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इनके पीछे मत भागो, जो कि भौतिक सुखवाद से संबंधित है। ठीक है। अब प्लेटो के ऊपर सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज का प्रभाव पड़ा। पाइथागोरस, ये जो कि मैथमेटिशियन थे, उनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी, उनका जो सिद्धांत था, ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस से प्रभावित होकर प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल दी, थ्योरी ऑफ सोल, सोल मतलब आत्मा, थ्योरी ऑफ सोल, सोल मतलब आत्मा। तो जो प्लेटो ने कहा कि हमारी जो आत्मा है उसको सब पता रहता है, लेकिन वो जब हमारे शरीर में आ जाती है तो वो सारी चीज़ें भूल जाती है, फिर उसको समय लगता है उन चीज़ों को दोबारा से रिकलेक्ट करने के लिए। तो इसे थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन भी कहते हैं। हम डिटेल में ये थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सोल हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो ट्रू नॉलेज हमने देखा, सुकरात की थ्योरी ऑफ नॉलेज में परमानेंट होती है, आइडिया की नॉलेज होती है और कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल क्या है कि हमारी अंदर से आत्मा जो होती है उसे सब पता होता है, जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा ऊपर चली जाती है, फिर वो दूसरी बॉडी में आ जाती है, फिर वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाती है, लेकिन फिर जैसे जैसे हम रिकलेक्ट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, तो उसको फिर से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि सोल को तो सब पता होता है, क्योंकि बॉडी मर जाती है, आत्मा थोड़ी ना मरती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सोल। और प्लेटो ने सजेस्ट किया था कि जो वर्ल्ड है वो दो टाइप का वर्ल्ड होता है। एक होता है वर्ल्ड ऑफ गॉड, गॉड का वर्ल्ड जो कि परमानेंट होता है और जो आइडिया पर आधारित होता है। एक होता है वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि नॉन परमानेंट होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, भौतिक सुखवाद की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब अगला प्रभाव इन पर पड़ा था हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस ने कहा था चेंज इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स, मतलब चेंज, हर कोई चेंज होता रहता है। परमानेंटिस का भी उन पर प्रभाव पड़ा था। तो आपसे प्रश्न डायरेक्ट ये पूछा जाता है पीजीटी में और नेट में कि प्लेटो के ऊपर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं था या था। तो ये सारी आपको नाम याद रखने हैं, इनसे प्रभावित थे प्लेटो। अब जैसा प्रश्न आए, जैसा ऑप्शन दिया हो वैसे आपको टिक करना है। ठीक है।
अब बात आती है उस समय ग्रीस में, एथेंस में सोफिस्ट लोग ज़्यादा रहते थे। सोफिस्ट लोग क्या थे? सोफिस्ट क्या कहते थे कि भैया जिसके पास ज़्यादा पावर है वही ज़्यादा पैसा कमाएगा, वही राज करेगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। समझ रहे हैं? तो सोफिस्ट क्या करते थे? ये जो है प्रोफेशनल टीचर थे, ये लोगों को टीच करते थे, शिक्षा देते थे। और किस प्रकार की शिक्षा देते थे कि भैया आओ और राजगद्दी पर कैसे बैठना है, राजगद्दी पर कैसे पहुंचना है, वो हम सिखाएंगे आपको। और इसके लिए ये सोफिस्ट जो लोग थे वो ज़्यादा फीस लेते थे, और ज़्यादा फीस कौन दे पाएगा? अमीर लोग ही दे पाएंगे। तो अमीर लोग जब ज़्यादा फीस दे के पढ़ाई करेंगे, इनसे सीखेंगे कि गद्दी पे कैसे हासिल की जाए, इतना पैसा खर्च करके, तो जब वो गद्दी पे जाएंगे तो वो क्या करेंगे? पैसा ही कमाएंगे ना, करप्शन करेंगे। तो ये सोफिस्ट लोग सिर्फ ये सिखाते थे हाउ टू कम इन द पावर में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए, ये इनकी टीचिंग हुआ करती थी। ये प्रोफेशनल टीचर थे, पैसा लेके पढ़ाते थे और वही सिखाते थे। और अमीर लोग ही पढ़ पाते थे क्योंकि पैसा बहुत लगता था, और पैसा बहुत दे के वो पढ़ाई करते थे, सीखते थे। तो जब गद्दी पर बैठते थे वो तो पैसा कमाते, करप्शन करते। समझ रहे हैं? ये ऐसे थे सोफिस्ट लोग। तो सोफिस्ट लोग सोक्रेटिस ट्रेडिशन के जो लोग थे, सुकरात से संबंधित जो लोग थे, उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि सुकरात तो बेचारा यमला पगला दीवाना निकल पड़ा है वो लोगों को ज्ञान देने के लिए कि भैया रियल नॉलेज पे विश्वास करो, रॉन्ग नॉलेज पे विश्वास मत करो, आप भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, आप आइडिया के पीछे भागो, आइडिया परमानेंट होता है। ये सुकरात निकल पड़े थे अपना। तब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट और व्हाट्सअप ये तो चलते नहीं थे, जिससे एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। खुद चलकर जाना पड़ता था अपना ज्ञान प्रसार करने के लिए। तो सुकरात तो निकल गए थे लोगों को नॉलेज देने के लिए, जिससे एथेंस के लोगों के बीच में से करप्शन को ख़त्म किया जा सके और एथेंस फिर से मजबूत राज्य बन सके, क्योंकि स्पार्टा से तो हार गया वो, है ना। लेकिन सोफिस्ट लोग इसलिए चिढ़ते थे कि अगर सुकरात जैसे लोग आ जाएंगे और जो फ्री में ज्ञान देने लगेंगे तो हमसे पैसे देकर कौन पढ़ने आएगा भैया, हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए सोफिस्ट लोगों ने झूठा इल्जाम लगा दिया सुकरात पर कि, और राजा से शिकायत कर दी कि सुनो राजा भाई, सुकरात जो है ना ये अपने राज्य की जनता को राजा के खिलाफ भड़का रहा है। तो ऐसा राजा ने सुना तो कौन राजा बर्दाश्त कर पाएगा भाई कि जनता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। राजा ने तुरंत इनको दंड दे दिया और गिरफ्तार करवा लिया, जेल में डाल दिया। और इनको दो ऑप्शन दिए गए कि भाई सुकरात, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप ये जहर का प्याला ये रखा हुआ है सामने, ये जहर का प्याला पी लो और मर जाओ, या दूसरा ऑप्शन है एथेंस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, वापस आने का नहीं तो अपन है इधर, अपन छोड़ेगा नहीं। तो लेकिन सुकरात ने कौन सा ऑप्शन चुना? जहर का प्याला पीने वाला ऑप्शन चुना। क्यों? क्योंकि सुकरात कहता था हमेशा राज्य की बात मानो, जनता को भी यही सिखाता था राज्य की बात मानो। तो वो संदेश देना चाहता था आगे फ्यूचर के लिए लोगों को कि मैंने राज्य की बात मानी और राज्य के लिए जान दे दी। तो जहर का प्याला पी लिया और मर गया। जब सुकरात की मृत्यु हो गई उस समय दूर खड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा ये सब देख रहा था, जिसका नाम था प्लेटो। समझ रहे हैं? प्लेटो के मन में डेमोक्रेसी से नफरत पैदा हो गई, लोकतंत्र से नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उस समय एथेंस में डेमोक्रेसी थी। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका तो एमसीक्यू पेपर आता है, जैसे जीआईसी, यूपीएससी, यूपी का जो जीआईसी का है उसका मेंस का एग्जाम होगा प्रीलिम्स के बाद, उसमें रिटन क्वेश्चन आएगा। तो उसमें पूछा जाता है वाई प्लेटो हेट डेमोक्रेसी, प्लेटो जो है डेमोक्रेसी से नफरत क्यों करता है, यही सब तो लिखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए प्लेटो डेमोक्रेसी से नफरत करता है क्योंकि एथेंस में उस समय डेमोक्रेसी चलती थी और उस डेमोक्रेसी में वहाँ के राजा ने उसके गुरु सुकरात की जान ले ली झूठा इल्जाम लगाकर।
सोफिस्टों ने लगवाया झूठा इल्ज़ाम। ठीक है, तो ये इस तरह से डेथ हुई सोक्रेटिस की। सोफिस्ट कौन थे हमने डिस्कस कर लिया। अब प्लेटो के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, अलग अलग थ्योरी दी गई हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्या होती है, थ्योरी ऑफ सोल्स क्या होती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय का सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या होता है। यहाँ पर एक थ्योरी मेंशन नहीं हुई है, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। ये सारे थ्योरीज, ये सारे सिद्धांत हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि हम भगवान की दुनिया में घूम रहे हैं। प्लेटो के टाइम पे तो एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा, अरस्तू के टाइम पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर को, इन थ्योरीज को आने वाले लेक्चर में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज शनिवार हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल संडे को फिर से हमारा सेम टाइम पर 5 बजे लेक्चर आएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को कहीं डाउट है तो दोबारा से देखिए, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीजनल IAS का टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, और जो आपके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है उसमें भी आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही सपोर्ट आपसे चाहिए, ये हमारे मोटिवेशन का एक तरीका है जो हमें मिलता है आपके द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेटो की थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।